हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिफाई मानवा एक्सप्लेन पर। तो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमने पिछले पार्ट को एंड किया था। तो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर वहां पर किसी चीज़ को देखकर शौक था। वो देखता है कि एक डीमन ने टेसा को पकड़ा हुआ था, जिससे टेसा को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था, जिससे वो काफ़ी चिल्ला रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये देखने के बाद आर्थर काफ़ी गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। अपनी ड्रैगन व्हील के साथ वो उस पर अटैक कर देता है। वो अपनी फुल पावर से अटैक कर कर डीमन का एक हाथ काट देता है, जिससे वो टेस्ला और हाथ दोनों नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर और उस डीमन के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। उस डीमन ने अपने हैंड को रीजनरेट कर लिया था और वो उसी के साथ आर्थर के साथ अपनी पावर्स को लगाकर फाइट करने लगा था। उनकी फाइट काफ़ी पावरफुल थी, जिससे काफ़ी धमाके हो रहे थे, जिससे वहाँ के आसपास में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था। हम देखते हैं कि एक अटैक गलती से आर्थर से छूट जाता है और वो टेसा की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर तो आर्थर काफ़ी घबरा चुका था कि कहीं इससे टेसा को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से अपनी पूरी स्पीड से वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाता है और उस अटैक को अपने हाथों से पकड़कर दूसरी साइड कर देता है, जिससे उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। उसके बाद देखते हैं कि वो अटैक जाकर सीधा कहीं दूसरी जगह पर गिरता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और हम देख सकते हैं कि उसके अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने उसी स्टेट में वहाँ पर टेसा के पास बैठा हुआ था। उसकी स्वॉर्ड उस डीमन के पैरों में पड़ी थी। उसके बाद आर्थर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और वो कहता है कि अब ये काफ़ी देर हो चुकी है, तो रहना अब जल्दी से बाहर आ जाओ। अब ये काफ़ी हो चुका, अब मैं इसे और ज़्यादा नहीं देख सकता। हम देखते हैं कि वो डीमन और वो टेसा अचानक से धूल में मिल जाते हैं और वहाँ पर अचानक से रैन आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रैन का प्लान था, ताकि वो ताकि आर्थर को ट्रेन कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैन आर्थर से कह रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि इस चीज़ को काफ़ी और देर तक चलने देना चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि तुम ऐसी स्टेट में क्या कर सकती हो अगर ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने अगर आ जाए तो। वैसे ये तुमने काफ़ी जल्दी पकड़ लिया। जिसके जवाब में आर्थर कहता है कि मुझे तो नहीं लगा था कि शायद मैं इससे बाहर निकल पाऊँगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ही इससे बाहर निकला हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये आपने मज़े के लिए तो नहीं किया होगा, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसके बाद रैन आर्थर से पूछता है कि क्या कह रहे हो, क्या तुम छोटे जीव ऐसे ही अपने ट्रेनिंग के बीच में मजाक करते रहते हो। तो जिसके जवाब में आर्थर कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ये ऐसे ही कह रहा था, हमारे इंसान ऐसे नहीं करते, वहाँ पर सब लोग ट्रेनिंग के सिवाय और कुछ भी नहीं करते। उसके बाद रैन आर्थर से कहता है कि मैंने वैसे ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही किया है, क्योंकि अब तुम अपनी हालत देखो एक बार, क्योंकि तुमने अपनी सारी पावर्स को उस लड़के को बचाने के लिए लापरवाही में ही खर्च कर दी। आखिर ये कैसे कर सकते हो तुम। आर्थर उसके जवाब में कहता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ और उनमें मैं भी शामिल हूँ। यानी कि आर्थर ये कहना चाहता था कि वो अपनों को कैसे भी कर नहीं खोना चाहता और वो अपने आप को भी किसी भी तरह से नहीं खोना चाहता है, यानी कि घायल नहीं होने देना चाहता। जिसके बाद रैन आर्थर से कहता है कि भले ही ये तुम्हारी फैमिली हो या फिर तुम्हारे कोई मेट, तो भाई यहाँ पर मेट से वो मीनिंग है यानी कि जिनके साथ तुम लोग वो सब करना चाहते हो। वो कहता है कि आगे कि भले ही ये तुम्हारे कुछ भी हो, मेट हो या फैमिली, तुम्हें फिर भी ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल बकवास है। जिसके जवाब में आर्थर शर्माते हुए कहता है कि नहीं नहीं, यह तुम गलत कह रहे हो, मैं उसे ऐसी नज़र से नहीं देखता, वो कोई मेट नहीं है। जिसके जवाब में रैन कहता है कि मुझे जो विंसन ने बताया था और जो तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है, मुझे यकीन है कि ये सही बात है।
उसके बाद रेन आर्थर से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने अभी तक वो सब नहीं किया है। जिसे सुनकर आर्थर कहता है कि नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमने ये बिल्कुल भी नहीं किया है। जिसके बाद आर्थर आगे कहता है कि क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये वैसी बात नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, ये बिल्कुल अलग है। वैसे रैन, क्या तुम अपनी अर्थ पावर्स का यानी अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर कर कुछ भी बना सकते हो, यानी कि किसी भी तरह का डमी। जिसके जवाब में रैन एक चेयर को बनाते हुए आर्थर को कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल कुछ भी बना सकता हूँ। हालांकि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, जैसे मैं इस अर्थ पावर का यूज़ कर कर पानी को नहीं बना सकता हूँ, मैं उसकी नकल नहीं कर सकता। रैन आगे आर्थर से पूछता है कि वैसे ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब कुछ नकली है। जिसके जवाब में आर्थर रैन से कहता है कि जब मैं थोड़ी देर के लिए शांत हुआ था तब मैंने ध्यान दिया कि मैं उन दोनों पर अर्थ मैजिक्स के कुछ फ्लक्चुएशंस क्या देख सकता था, जिसमें उसके कुछ पार्टिकल्स फ्लक्चुएट हो रहे थे। उसके बाद और और दूसरी बात ये कि वो लोग भले ही कितने भी रियलिस्टिक लग रहे हों, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो डेविल उस बॉडीमन टेसा को लेकर इस एफियोटस में कैसे आ सकता है। इसीलिए हम आगे देखते हैं कि आर्थर रैन से पूछता है कि क्या किसी लेसर बीइंग के लिए एक असुरा की तरह माना को यूज़ करना और उनकी तरह पावरफुल होना क्या मुमकिन है। जिसके जवाब में रैन कहता है कि मेरे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है और ना ही मैं किसी चीज़ को नामुमकिन मानता हूँ, लेकिन अगर सही बात है तो हाँ, ये बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्थर पूछता है कि ऐसा क्यों, लेकिन रैन बताता है कि क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि तुम चलते फिरते टैलेंट का भंडार हो, क्योंकि तुम्हारे पास 4 टाइप ऑफ नेचुरल माना यानी कि एलिमेंट्स की पावर है, और साथ ही उनके एडवांस वर्जन्स भी तुम उसके यूज़ कर सकते हो। और ये इसीलिए भी है क्योंकि ईथर की सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें लगभग चारों माना के स्टेट्स का और उन्हें यूज़ करना आना चाहिए, जिससे हम उसको आराम से पता लगा सकते हैं। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद रैन आर्थर से कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट, पैदाइशी टैलेंट और काफ़ी ज़्यादा लक है। यहाँ तक कि एक असुरा के पास भी इतना ज़्यादा लक और टैलेंट नहीं होता अपने जन्म के साथ। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर रैन से कहते हैं कि अगर तुमने मेरी तारीफ़ की है तो उसके लिए थैंक्स, वैसे हमें आगे किस चीज़ की ट्रेनिंग करनी है। जिसके जवाब में रैन कहता है कि उससे पहले तुम मुझे अपना सीधा हाथ मुझे दो। जिससे के बाद रैन जाकर आर्थर का हाथ पकड़ लेता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैन ने एक स्टोन निकाल लिया था जिसका नाम वो हमें एक्लोराइट बताता है। वो ये भी बताता है कि ये काफ़ी कीमती और बेकार दोनों ही है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैन ने उस स्टोन को आर्थर के हाथ में दसाना शुरू कर दिया था। उसके बाद रैन कहता है कि मैंने ये पहले ही बता दिया था कि मैं स्वॉर्ड्स नहीं बनाता, मैं उन्हें फोर्ज नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें बनाता हूँ। और ये भी एक बात है कि ये स्टोन और कुछ टूल्स के साथ मैं उन्हें विकसित भी कर सकता हूँ, यानी कि उन्हें ग्रो भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर रैन से कहता है कि ग्रो से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि ये ग्रो हो सकता है एक ट्री की तरह। जिसके जवाब में रैन कहता है कि हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखते हैं कि आर्थर उससे पहले कुछ समझ पाता, उससे पहले ही रैन ने एक झटके से उस स्टोन को आर्थर के हाथ में गड़ा दिया था, जिसे देखकर आर्थर ज़ोरों से दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे वार्निंग नहीं दे सकते थे इसे ऐसे करने के लिए। रैन आर्थर से आगे कहता है कि इस एल्क्राइट पत्थर को हमने
लेडी सिल्विया के फेदर और उनके स्केल को मिलाकर बनाया है। इसके बाद रेन आगे कहता है कि ये तुम्हारे सोचने की क्षमता पर और उसके विचारों पर निर्भर करता है कि ये कैसा वेपन बनेगा। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता कि ये कैसा परिणाम हो सकता है, शायद ये कुछ भी बनकर निकला आ सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर देखता है कि वो स्टोन उसके हाथ में एब्जॉर्ब होने लगा था। और उसके बाद आर्थर कहता है कि अगर आपको भी ये नहीं पता तो पता नहीं ये कैसा होगा। उसके आगे हमें दिखाया जाता है रेन आगे आर्थर से कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी करना होगा। ये सुनकर आर्थर काफ़ी शौक होकर पूछता है कि ऐसा क्या कह रहे हो तुम, हमारे पास बैटल शुरू होने से पहले 2 साल बचे हुए थे ना। जिसके जवाब में रेन कहता है कि विंसम को अभी अभी एक मैसेज प्राप्त हुआ है तुम्हारे डिकैथन से। जिसके बाद आर्थर पूछता है कि और क्या हुआ है वहाँ। रेन आगे बताता है कि मैं ये तुम्हें लॉर्ड इनग्रेथ और विंसम की इच्छा के खिलाफ बता रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जानकारी जानने के बाद थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लो, क्योंकि हेलक्राइट एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वेपन है। इसे हथियार के रूप में आने में लगभग 1 साल या 5 साल के बीच का टाइम लग सकता है। जिसके बाद आर्थर कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमेशा की तरह आज इतनी बातें घुमा फिरा कर क्यों बता रहे हो, क्या तुम मुझे ढंग से सीधा सीधा नहीं बता सकते। जिसके जवाब में रेन कहता है कि वो तो ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आर्थर अभी तक भले ही उनकी आर्मी ना आई हो, लेकिन वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसे सुनकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिसके जवाब में रेन कहता है कि आर्थर कहता है कि विंसम ने कहा था कि मेरे पास बैटल से पहले 2 साल का टाइम है। इसके जवाब में रेन बताता है कि बच्चे, ये एक बैटल है, इसमें कोई भी काम अनप्रेडिक्टेबल ही हो सकता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास असलियत में कितना वक्त है। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है कि तो इसलिए मुझे वापस जाना होगा। आर्थर जा पाता उससे पहले ही रेन ने अपनी पावर से आर्थर को नीचे से पकड़ रखा था, जिसे देखकर आर्थर भी काफ़ी शौक था। उसके बाद रेन कहता है कि क्या तुम वहाँ पर जाकर मरना चाहते हो। जिसके जवाब में आर्थर जवाब देता है, आर्थर कह रहा है कि मैंने बैटल के लिए इतने दिनों से प्रैक्टिस की है, क्या मेरा प्रैक्टिस करने का यही असली रीज़न नहीं था। जिसके जवाब में रेन कहता है कि लड़के, अगर जिस लेवल पर तुम अभी हो उस लेवल पर शायद ही तुम उनके किसी आर्मी के मेंबर से भी लड़ पाओगे। जिसके बाद आगे रेन आर्थर से कहता है कि सिर्फ 1 साल, तुम्हें 1 साल और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और उसके बाद तुम डिकैथन में जाकर अपनी फ़ाइट को लड़ सकते हो और उस बैटलफील्ड में धमाल मचा सकते हो। और गाइस, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो प्लीज़ कीजिएगा। ओके बाय।